हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम जो है 12th क्लास के जो केमिस्ट्री है उसकी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं 12th क्लास में उनको कंप्लीट करेंगे। और हम उसी बेस पे तैयारी करेंगे जिस बेस पे हमारी पहले कोरोना से पहले जो चल रहा था फुल सिलेबस, उसी को पढ़ेंगे फुल सिलेबस को। और आप जो है अगर चाहे रिड्यूस्ड सिलेबस आप इसमें से पढ़ सकते हैं। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं रहे हैं अब कोरोना की वजह से, उनको जो है निकाल सकते हैं। पर हम यहाँ पे जो है सारे टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन पढ़ाने के जो है दो मेथड हैं। एक तो ये कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड पे कराऊँ, और जो नोट्स हैं वे आपको पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो है आपको प्रोवाइड कराऊँ। और सेकंड मेथड ये है कि मैं अपने जो सेल्फ नोट्स हैं उन्हीं का ही जो है एक्सप्लेन करूँ, और सारे एग्जाम्पल जितने भी एनसीईआरटी में है और इंटेक्स क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन आपको जो सॉल्व कराने हैं या आपकी कुछ प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन हैं तो उनके भी जो है मैं आपको जो है सॉल्यूशन दूं। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन पढ़ाने का यही जो मेथड है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से ही स्टार्ट करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और इससे थियोरेटिकल जो पार्ट है वो भी इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में वे 5 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, जो कि बोर्ड में जो है सीधा सीधा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इससे। सेकंड टॉपिक रहेगा वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, जो कि हमारा बेसिक रहेगा। और अभिक्रिया का वेग एवं मात्रक, जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इसकी यूनिट, ठीक। फिर इसके बाद हमारा जो फोर्थ टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिक्रिया का औसत वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम करेंगे एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इन्हीं फॉर्मूले पे बेस होंगे, और ये सब जो होंगे वे होंगे एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक के, ठीक है। तो मैं सौरभ शर्मा, और चलिए आज इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज का। चलिए, तो रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। तो देखो, पहले तो मैं बताता हूँ आपको जो है नॉर्मल लैंग्वेज में कि हम रासायनिक बलगतिकी में क्या करेंगे। फिर ये जो थ्योरी में लिखा हुआ है इसको जो है आप पढ़ने की कोशिश कर लेना, या फिर मैं ये आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो, रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी, या फिर उससे हमारा कितना जो है उत्पाद बनेगा, यानी प्रोडक्ट जो है वो कितना बनेगा, या फिर हाफ टाइम में कितना प्रोडक्ट हमारे पास होगा, या फिर आधा प्रोडक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें जानना। और अभिक्रिया को कौन कौन से जो कारक हैं वे प्रभावित करेंगे, जैसे ताप है, दाब है, सांद्रण है, यानी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये चीज़ें और जो अलग फैक्टर्स हैं वे किस किस तरीके से वे उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अभिक्रिया के वेग के आधार पर प्रकार तो है ही, साथ साथ हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसको भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो जिस शाखा में विज्ञानिकी में ये सब पढ़ा जाता है वो कहलाती है रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीन लाइन में लिखा हुआ है, तो इसको आप जो है पढ़ लेना। फिर वेग के आधार पर जो है अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार की होती है। 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है: तीव्र अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फास्ट रिएक्शन क्या होती है। देखो, वे रिएक्शन जो इतनी जल्दी हो जाएगी कि हम उसके वेग का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे हम वो तीव्र अभिक्रिया। जैसे हम लैब में AgNO3 लें और उसमें HCl मिलाए, तो जो AgCl के प्रेसिपिटेट है वो इतनी जल्दी बन जाते हैं, तुरंत डालते ही बन जाते हैं, तो हम उसके जो है वेग के बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। फिर जो हमारी सेकंड रिएक्शन है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं सबसे जो थर्ड, जो हमने थर्ड लिख रखी है यहाँ पे, इसको थर्ड को रिएक्शन को इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो थर्ड है हमारी अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। तो वे रिएक्शन वो बिल्कुल अपोजिट है ये फर्स्ट रिएक्शन का, ठीक है। वे अभिक्रिया जो इतने कम वेग से होती है कि उनके वेग का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे लोहे पर जंग लगना, आपने देखा होगा नेचर में कि लोहे पर जो जंग लगने का प्रोसेस होता है वो इतना लंबा प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है कि हम ये नहीं बता सकते वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा, ठीक है। और ऐसे ही है कि सिरके का बनने का जो नेचुरल प्रोसेस है वो इतना लेंथी है, इतना लॉन्ग है कि हम उसके बारे में भी नहीं पता लगा पाते, इतना स्लो होता है वो, इतनी स्लो प्रोसेस हो रही है उसकी कि हम नहीं पता लगा पा रहे कि कब में क्या हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अतिमंद अभिक्रिया,
ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों की जो मिडिल है, इन दोनों के जो बीच की एक स्टेट है वो है मंद या आणविक अभिक्रिया, ठीक है। तो वे अभिक्रिया जो न तो बहुत अधिक वेग से होती है, यानी फर्स्ट वाली भी नहीं है, और न ही बहुत कम वेग से, यानी थर्ड वाला जो पॉइंट है वो भी नहीं है, अर्थात उसके वेग का हम निर्धारण कर सकते हैं। यानी इस वाली रिएक्शन में हम जो वेग है उसका निर्धारण कर सकते हैं, हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया कहलाती है मंद या आणविक अभिक्रिया। जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा, घर में एग्जाम्पल करे हो कभी, तो आपने शरबत, वो चीनी नमक का घोल भी बनाते हैं ना, तो जैसे चीनी का घुलना और नमक का जल में घुलना, तो ये जो प्रोसेस है ये आते हैं हमारे मंद या फिर आणविक अभिक्रिया। और इसी को जो है हम बेस बनाकर इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे, तो हम जो है ये वाली रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, आणविक अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है अभिक्रिया का वेग। तो आप सोच रहे होंगे इतनी देर से कि ये वेग कह रहे हैं हम, ये अभिक्रिया का वेग है क्या? तो आओ हम पढ़ते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद, वह भी लगा सकते हो आप, या फिर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। मतलब आपने जो अभिकारक ले रखा है उससे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अभिकारक की सांद्रता में भी परिवर्तन हो रहा है और जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता में भी परिवर्तन हो रहा है। तो जो समय के साथ ये परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, अगर सीधा सीधा आपको बताऊं, तो देखो समझो, इस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो कि मान लो कि ये हमारे पास एक आटा चक्की है और इसमें यहाँ पे जो है ये चक्की के पार्ट हैं, और यहाँ से जो है हमने जो है इस तरीके से एक बॉक्स है हमारे पास, और इसमें जो है हम ये आटा आ रहा है और ऊपर भर रखा है हमने नाच। तो ये तो हमारा है रिएक्टेंट, ठीक है, और ये है हमारा प्रोडक्ट, ठीक। तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो देखो क्या हो रहा है, इसको लिखते हैं अभिकारक और इसको लिखते हैं हम उत्पाद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इससे आटा बनेगा तो जो हमारा अभिकारक है ऊपर वाला, इसके नाज की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होएगी, और जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है सांद्रता वो जो है टाइम के साथ बढ़ेगी। तो अभिकारक की सांद्रता में और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर है उसको बोलेंगे हम वेग, ठीक है। तो ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है ना, कि ये इसकी सांद्रता कम हो रही है और इसकी सांद्रता बढ़ रही है, क्योंकि देखो नाज कम होगा, पिसता रहेगा, और यहाँ पे आटा जो है बढ़ता रहेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? ये हमारा कहला रहा है इसमें अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो समय के साथ सांद्रताओं में जो परिवर्तन है अभिकारक और उत्पाद दोनों की, वो अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया के वेग को हम दोनों तरीके से इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो फॉर्मूला है हमारे पास, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लगा समय, जितना टाइम, वो फॉर्मूला है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारा इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है हमारा, देखो जो सांद्रता है उसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, और जो हमारा टाइम है अभिक्रिया में लगा समय उसका होता है सेकंड। तो मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जो कि है हमारा इसका मात्रक। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक है। अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है इसके बारे में अगर आप थोड़ा समझो तो ये होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि एक निश्चित समय अंतराल है हमारे पास, कि उस समय अंतराल में प्रति इकाई मैंने कहा कि 10 मिनट का हमारे पास टाइम है, और मैं कहता हूं कि हर मिनट जो है अभिकारक या फिर उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो कहला रहा है अभिक्रिया का
मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन है वो कहला रहा है आपका अभिक्रिया का औसत वेग। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, तो अभिक्रिया का औसत वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लगा समय। यहाँ पे मोलर सांद्रता में लिख लेना, मोलर सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, तो मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लगा समय। अब इसका फॉर्मुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, तो देखो आपका यहाँ पे आप मानोगे कि हमारा जो अभिकारक है रिएक्टेंट R, उससे 1 मोल कोई प्रोडक्ट है उत्पाद का मोल बनता है। ठीक है, और यदि अब इसमें यहाँ पे हमारे पास कंडीशन देखो क्या क्या है, हमारे पास कंडीशन है यदि T1 तथा T2 समय पर R की तथा P की सांद्रताएं क्रम से R1, P1, R2 एवं P2 हो तब। यानी मैं आपको अगर इसको सिंपल समझाऊं तो वो कुछ इस तरीके से समझो कि R है, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है P। पहले टाइम जो है हमने 0 लिया, T बराबर 0, अभी कुछ नहीं हो रहा, दोनों के दोनों 0 है, अभी इक्वेशन स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। हमने कहा कि जो हमारा T1 टाइम है, अब टाइम आ गया पहला T1। ठीक, T1 टाइम पे जो R की कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैंने कहा R1, और जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता को कहा मैंने P1। ठीक, ऐसे ही जब हमने टाइम लिया दूसरा, अब थोड़ा टाइम और बढ़ा रिएक्शन से, तो प्रोडक्ट डेफिनेटली सी बात है सांद्रता जो है अभिकारक की कम हुई होगी और प्रोडक्ट की बड़ी होगी, तो उस पर क्या हो गया, हमने इसकी जो सांद्रता है उसको माना फिर R2 और इसको माना P2, तो हो गया यहाँ पे P2 हो गया। तो यही मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यदि T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता R1 तथा R2 तथा P की सांद्रता जो है P1 तथा P2 है, तब अब क्या होगा, तब हम थोड़ा सा जो है इसको समझते हैं। तो हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि देखो डेल्टा टी टाइम जो है समय अंतराल होता है हमारा बाद का समय माइनस पहला समय। ठीक है, तो T2 माइनस T1। ऐसे ही हमारी सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, जिसको डेल्टा R लिखा है हमने, बड़े ब्रैकेट में सांद्रता लिखी जाती है। ठीक है, तो R2 माइनस R1। फिर ऐसे प्रोडक्ट जो P है उसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, तो वो हो गया P2 माइनस के P1। अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो अच्छी बात है, वरना इस तरीके से समझो कि देखो हमारा जो T1 समय था, अब उस पर जो हमारा जो नाज था वो हमारा रहा है कितना, वो मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पे 5 kg था और T1 टाइम पर, और जो प्रोडक्ट था वो हमारा था यहाँ पे 3 kg। ठीक है, वो तो यहाँ पे हमारा T1 टाइम था, ये T2 टाइम पे मैंने कहा कि ये 4 kg रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया होगा, यहाँ पे भी 4 kg। अगर इससे भी आगे कोई टाइम होता तो उस पर T3 पे ये हो जाता 3 kg और ये हो जाता है यहाँ पे 5 kg। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट R है, R उसकी सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये P। ठीक, तो इनकी सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, अब मैं कहता हूँ कि कितने टाइम पीरियड, तो यहाँ पे मैं टाइम मान लेता हूँ कि यहाँ पे उस टाइम जो है 1 था और ये जो था ये 2 था। ठीक है, तो मैं डेल्टा T निकालूँ तो हो जाएगा 2 माइनस के 1, तो ये आ गया हमारे पास 1, और यहाँ पे जो है ये हमारा जो रिएक्टेंट R है उसको अगर मैं निकालूँ डेल्टा R, तो हो जाएगा R2 माइनस के R1। ठीक है, इसको 1 को बाहर लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया R2 हमारे पास कितना था, R2 था हमारा 3 माइनस R2, और ये कितना है, ये है हमारा प्रोडक्ट हमारा है R2 3 और माइनस के 4, ये जो है 4, तो ये आ गया माइनस के 1। अब आपको यहाँ पे एक रूल लगाना होगा जिसमें आपको माइनस रखना पड़ेगा। वो माइनस क्यों रखना पड़ेगा, तो रिएक्टेंट की सांद्रता घट रही है इसलिए हमें माइनस का साइन रखना पड़ेगा, तो हम इसको फिर पॉजिटिव बना लेते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। और इसी तरीके से ये निकालेंगे तो ये डायरेक्टली प्लस ही रहेगा। तो अगर आपको ये इतना प्रोसेस समझ में आ गया हो तो कि ये डेल्टा R हम क्या कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर भी हम यहाँ पे समझते हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो अभिकारक R की सांद्रता में परिवर्तन यानी कमी की दर, देखो क्या होगा, जो हमारा रिएक्टेंट है अभिकारक उसकी तो सांद्रता में कम होती चली जाएगी, समय के साथ घटेगी, और जो उत्पाद है उसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हम अभी पढ़ के आए थे, वो क्या था, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लगा समय। तो वही फॉर्मूला लगाओ, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, R2 माइनस के R1, यही तो है सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा R हम यहाँ पे देखो यही तो है डेल्टा R सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक की।
तो वो हो गया R2 माइनस के R1, इसको हमने यहाँ पे रख दिया और माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया। माइनस का साइन क्यों लगाया इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अपॉन परिवर्तन में लगा समय, समय है T2 माइनस के T1, ठीक। तो T2 माइनस के T1 है, तो ये हो गया माइनस के डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है ऊपर से यहाँ से, ठीक। अब देखो इसी प्रकार जो सांद्रता P है, उस सांद्रता P जो है प्रोडक्ट है, तो उत्पाद तो बढ़ेगा समय के साथ साथ, तो उसके लिए प्लस जो है पॉजिटिव साइन रहेगा, और P2 माइनस के P1 अपॉन D2 माइनस के T1, और ये हो गया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो अब अभिक्रिया का जो औसत वेग है वो आया है डेल्टा R अपॉन डेल्टा T और डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, दोनों बराबर रहेंगे। अब देखो इन दोनों से जो अभिक्रिया का औसत वेग निकला है वो यहाँ पे माइनस के साइन के साथ है और यहाँ से जो है पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पहले भी एक नॉर्मल सा बेसिक सा उदाहरण लिया था, एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो रिएक्टेंट है ऊपर जो नाच भर रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, सांद्रता वो समय के साथ साथ कम हो रही है। तो कम हो रही है तो सांद्रता घट रही है, तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट जो आटा है उसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो वो समय के साथ साथ क्या होगा, ये इसके लिए पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारा जो है अभिक्रिया का औसत वेग। तो देखो वेग की इक्वेशन चाहे तुम इससे निकालो, प्रोडक्ट से कि इसकी सांद्रता में जो वृद्धि हो रही उससे निकालो, या फिर इसकी सांद्रता में जो कमी हो रही इससे निकालो, दोनों से आएगी बराबरी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको दोनों को बराबर रखा है। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बटे टाइम है, तो हम इसका वही मात्रक होगा जो हमारे वेग का था, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ से जो है देखो पेपर में ग्राफ जरूर बनाया करो, उससे आपके जो नंबर है वो ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको समझते हैं। देखो मैंने कहा कि इधर की साइड जो है वो हमारा टाइम है और इधर की साइड जो है हमारा सांद्रता है। आर समझ लो, आर है वो इधर की साइड है, अभी अभिकारक के लिए बात कर रहे हैं, और जो टाइम है वो हमारा इधर की साइड है, ठीक। ये जो है अभिकारक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अभिकारक कारक, और ये अभी जो है टाइम है, समय, ठीक है। 1 2 3 4 5। प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है पहले टाइम पर, टाइम बढ़ा, मैं इसको इस पॉइंट पे ना लेके यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ले रहा हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं टाइम को, ठीक है। तो टाइम के साथ सेकंड टाइम पे क्या होगा, प्रोडक्ट जो वो रिएक्टेंट था हमारा जो कि नाज था वो कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो घट जाएगी। तो मैंने मान लिया कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन घट गई और वो आ गई यहाँ पे। ऐसे ही और टाइम बीतता जाएगा, उसके साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी यहाँ पे, यानी रिएक्टेंट जो है रेगुलरली घट रहा है। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा कि इस तरीके से घटता हुआ ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। तो ये घटता हुआ ग्राफ जो है यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इनके बीच का जो दो समय टाइम के बीच का जो टाइमिंग है ये यहाँ से यहाँ तक की, ये कहलाती है डेल्टा टी, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की कहलाएगी डेल्टा टी, ठीक है। ये टाइम, ये समय अंतराल हो गया आपका। और यहाँ पे जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है इनकी रिएक्टेंट की, जो कि कहलाएगी, ये हमारी R1 थी, ये हमारी R2 थी, तो ये होगी डेल्टा आर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा आर, ठीक। यहाँ पे ये लिखी हुई डेल्टा आर। तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो इसका ऐसे था। ऐसे ही उत्पाद का जो है वो देखो, उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो हमारे पास जो T1 समय है उस पर अगर उत्पाद हमारा P1 है, तो यहाँ से टाइम जो है बढ़ेगा समय के साथ साथ, तो सांद्रता भी जो है वो बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी P2, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ पे देखो ये वाली सांद्रता जो है T2 समय पे P2 होगी, तो कैसा ग्राफ आएगा इसका, बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ रहेगा। इसके बाद यहाँ पे नोट करके देखो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है उसको पढ़ो, कि यदि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता 1 से अधिक हो, ठीक है। आपने सोच रखा था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 मोल का है, हमने जो है वह 1 अणु ले रखा है उसमें। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर सांद्रता 1 मोल से अधिक है तो तब हम औसत वेग को उस संख्या से भाग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसको जो है इस एग्जांपल से समझो, N2 + 3H2 = 2NH3, ठीक है। तो ये क्या है, ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, ठीक है।
जिसमें FeMO यहाँ पे जो है कैटालाइसिस रहेगा। तब निकालते हैं इस अभिकारक से, क्या है यहाँ पे N2 नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बटे टाइम हो गया। रिएक्टेंट है तो साइन कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि इसकी सांद्रता घट रही है, ठीक। फिर इसके बाद हम कहते हैं H2 की बात, तो हाइड्रोजन की सांद्रता अपॉन टाइम, जो हमारा टाइम पीरियड है, समयांतराल, वो हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि माइनस का साइन तो आ रहा, जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी यहाँ पे सांद्रता जो यहाँ पे लिखी हुई है, कितने अणु ले रखे, 3 अणु ले रखे हैं आपने इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे उस संख्या को भाग करेंगे तो 1/3 में आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे NH3 यानी प्रोडक्ट से हम जब अभिक्रिया का औसत वेग निकालेंगे तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा कि हम यहाँ पे NH3 की कॉन्सेंट्रेशन अरे समयांतराल और उसको जो है भाग कर देंगे जो यहाँ पे जो है अणु रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कितने अणु ले रखे हैं आपने, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2 है ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 1/2 और साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, ये प्रोडक्ट है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि प्रोडक्ट है तो इसकी सांद्रता जो है आपको पॉजिटिव लेनी है, इसके फॉर्मूले में जो आपको पॉजिटिव साइन लेना है। तो अब देखो, मैंने कहा कि चाहे इससे निकालो या फिर इससे निकालो, तीनों से सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस डेल N2/ΔT इक्वल टू यानी तीनों के तीनों से जो है औसत वेग जो आना है वो सेम आएगा। अब हमारा जो ये टॉपिक थे जो हमने कहा था कि हम औसत वेग तक के पढ़ेंगे, तो हम यहाँ तक लगा लिए हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम चलते हैं इस पर। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है NCERT का जो एग्जाम्पल है वो लिख रखा है, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 4.2। तो इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। तो इसने लिखा है 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया है, ठीक है। हमें इतनी बात तो पता चल गई कि हमारा N2O5 का अपघटन हो रहा है और टेम्परेचर कितना है, जो हमारा प्रारंभिक टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, वो है हमारा 380 केल्विन, ठीक है, और 18 केल्विन। और प्रारंभ में जो है N2O5 की सांद्रता दे दी इसने इतनी, और 184 मिनट बाद घटकर वो कितनी होगी, 2.08 मोल लीटर इनवर्स रह गई है, और इस समीकरण के अनुसार होती है। इस अभिक्रिया का औसत वेग की गणना घंटों, मिनट तथा सेकंड के पदों में कीजिए, और इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या है। तो क्वेश्चन का सार अब समझ लो। इसने कहा है कि जो औसत वेग है उसको निकालो, और वो घंटों, जो उसका यूनिट है वो घंटों में, मिनट में और सेकंड तीनों के पदों में होनी चाहिए, ठीक है। इस समय अंतराल में जो उत्पादन की दर है NO2 की वो भी जो है आपको बतानी है। और ये जो सब कुछ लिखा हुआ है उसको समझो आप यहाँ पे इस इक्वेशन से, जो मैंने इसको सिंप्लीफाइज कर रखा है। तो इससे क्वेश्चन को समझो। एक रिएक्शन है N2O5 के अपघटन की, वो इस तरीके से होती है जिसमें 4 NO2 बनते हैं और यहाँ पे O2 ऑक्सीजन बनता है। इनिशियल टाइम जब इक्वेशन स्टार्ट नहीं हुई थी तब जो सांद्रता थी वो कितनी थी, 2.33 मोल लीटर इनवर्स थी, और यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ नहीं बन रहा था। फिर इसने कहा कि 184 मिनट बाद इसकी सांद्रता रहेगी 2.08, यानी घट गई, क्योंकि रिएक्टेंट था तो घटेगी। तो अब बताओ प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी। और अभिक्रिया का औसत वेग भी पूछा उसने, और उसने कहा है कि इसको तीनों में बताओ, तीनों यूनिट में बताओ। इसकी यूनिट मिनट में भी, सेकंड में भी और घंटों में भी। तो सबसे पहले हम मिनट में निकाल रहे हैं। तो मिनट का देखो, हमें फॉर्मूला पता है, क्या कैसे निकालेंगे, हम निकालते हैं रिएक्टेंट से निकालो या फिर प्रोडक्ट से। तो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट का तो कुछ नहीं है हमारे पास डाटा। हमारे पास डाटा क्या है, आप इसका रिएक्टेंट का, अभिकारक का। तो अभिकारक का डाटा है तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है कि माइनस के डेल R/ΔT ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 है तो उसको जो है 1/2 करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। तो देखो हमारा रिएक्टेंट क्या है, वो है रिएक्टेंट है N2O5, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। इससे हमारा कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा R का मीन होता है R2 माइनस के R1। तो ये होता है, यही मैंने लिखा। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा सेकेंड टाइम था और ये हमारा इनिशियल टाइम था। तो ये इसमें से इसको घटाओ, तो यही किया हमने कि बाद की कॉन्सेंट्रेशन माइनस पहली कॉन्सेंट्रेशन, माइनस का साइन पहले से ही बाहर है, पता है क्यों है,
क्योंकि ये जो है अभिकारक है और अभिकारक की सांद्रता घटती है तो उसके लिए माइनस का साइन आता है। ठीक है, फिर जो हमारा यहाँ पे 2 है जो कि हमारे इससे मोल से आया फॉर्मूले में, और जो डेल्टा टी है वो कितना है, तो डेल्टा टी क्या है, हमारा T2 टाइम है 184 और T1 है 0, तो इसका तो 184 ही आएगा, T2 माइनस के T1, अगर 0 घटाएंगे तो यही आएगा। ठीक, इसमें से इसको घटाया तो वो आ गया हमारे पास माइनस के 0.25, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 368। तो हमारे पास जो है अब जब माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा 0.25/368, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसका आंसर आएगा वो आएगा ये। इसको पॉइंट को जो है हमने जो है 10s की पावर में लिख लिया है, तो ये 6.79 इंटू 10s की पावर माइनस के 4, और जो यूनिट है वो मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स क्यों, क्योंकि जो हमारा टाइम था वो हमें पता था कि हम क्या में ले रहे हैं इसको, यहाँ पे टाइम जो है हमारा मिनट में है, तो हमारे जो यूनिट आई है वो मिनट इनवर्स में है। अब हम इसको यहीं के यहीं जो है इसको घंटों में चेंज कर लेते हैं, तो अगर हमें मिनट्स को घंटों में चेंज करना है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू को 60 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास घंटों में आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 4.07 इंटू 10s की पावर माइनस के 2 मोल लीटर इनवर्स हावर इनवर्स। और यहाँ पे अगर हमें सेकंड में निकालना है तो हमको जो है फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो 60 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू ये कर लिया, इसको ऊपर ले गए तो ये हो गया माइनस के 5, और 6.79/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.113 इंटू 10s की पावर माइनस के 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हमारा जो है ये अभिक्रिया का औसत वेग तो यहाँ पे निकल गया है। इसने NO2 के भी उत्पादन की दर पूछी है, तो उसको अब निकालते हैं। तो NO2 का औसत वेग, उत्पादन की दर मतलब औसत वेग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया अभिकारक का, आपको पता है कि एक चीज़ आपको फॉर्मूले में पता है कि अभिकारक का जो औसत वेग होता है और उत्पाद का जो औसत वेग होता है दोनों को दोनों सेम होता है, तो उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ लगाया और उसी फॉर्मूले को यहाँ लगाया। हमारे पास रिएक्शन थी ये वाली, तो इसमें देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, वो तो फॉर्मूला आप जान ही गए। इसको देखो यहाँ पे जो हमारा NO2 है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 4, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन 4 में है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा 4 से डिवाइड हो गया। इन दोनों इसकी वैल्यू हमें पता है, अभिकारक का औसत वेग अभी निकाल के आए हैं, तो जो से भी यूनिट में रखना चाहते हो उसी यूनिट में रख लो। ठीक है, तो मैंने जो हमारे जो फर्स्ट आंसर आया था मैंने उसकी यूनिट में लिख रखा है मिनट की में, तो मैंने यहीं पे जो है वही यूनिट, उसी यूनिट में जो है इसका आंसर लिखा। अगर सेकंड वाला लिखते सेकंड वाला लिख दो, जो भी जिस उसमें पूछे वो क्वेश्चन में उसी से लिख दो। ठीक है, इंटू 1/4, इस 4 को इधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो डेल NO2 अपॉन डेल टी आ गया, और इसको जो है हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ये आएगा 27.16 इंटू 10s की पावर माइनस के 4 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो मिनट इनवर्स इसलिए क्योंकि हमने जो ये वाला आंसर लिया है इसका वो मिनट वाला लिया है, मिनट की यूनिट का लिया है। अगर इसी तरीके से अगर तो मैं O2 का औसत वेग, तो जो हमारा अभिकारक था N2O5 उसका जो औसत वेग था उसको बराबर रख देते हैं O2 के औसत वेग के, क्योंकि हमें पता है कि औसत वेग जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट दोनों से बराबर ही आता है। ठीक है, अपने अपने साइन और जो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे तो वो, क्योंकि यहाँ पे एक ही मोल है और एक ही मोल है, तो जो यहाँ पे है 1 रहेगा और 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू में, जो वैल्यू इसकी थी तो 1 की वैल्यू करेंगे तो वही रहेगा, मतलब O2 की जो अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो वही आएगी जो कि हमारी N2O5 की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल दिया हुआ था इस फॉर्मूले पे बेस, तो वो जो है एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब चलिए, अब इसके बाद जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इस फॉर्मूले पे जो है NCERT में दे रखा है 4.1 वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक R है रिएक्टेंट, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है और अभिक्रिया के लिए अभिकारक की जो सांद्रता है वो 0.03 मोल से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोल हो जाती है। अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए मिनट व सेकंड दोनों इकाइयों में। तो इसका मतलब इसने कहा है कुछ नहीं, वही औसत वेग निकालना है आपको। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो इसको पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो उससे हमारा जो है आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए। तो R है, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जब टाइम 0 था तब उसने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बताई हुई थी कि जो इसकी सांद्रता है वो कितनी है, 0.03 मोल दे रखी है, हमने पूरी यूनिट लिख रखी है, मोल लीटर इनवर्स दे रखी है। और तो प्रोडक्ट अभी तो क्योंकि टाइम 0 है, अभी इक्वेशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ पे प्रोडक्ट 0 ही रहेगा। तो
इससे हमें अब ये पता चल गया कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन सी चीज़ किस किस तरीके से रखी। तो हमारे पास R2 ये है T2 समय पे, तो R2 ये है और R1 ये है, T2 ये है, T1 ये है, ठीक है। तो अब अभिक्रिया का औसत वेग निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है डेल R अपॉन डेल T और माइनस का साइन, क्योंकि रिएक्टेंट है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो डेल R होता है R2 माइनस के R1, R2 जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.202 वो यहाँ पे लिख दी, माइनस के R1 जो है 0.03 मोल लीटर इनवर्स, ये यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है वो T2 माइनस के T1, ठीक है, डेल्टा T। तो T2 हमारा है 25 और माइनस के 0, ठीक है, ये हो गया। इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया माइनस के 0.01 और एक माइनस का साइन बाहर है अपॉन, जब 25 में से हमने 0 को माइनस किया तो वो 25 ही रहा। तो माइनस की जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो है 25 से कट जाए, तो मुझे 100 बनाना है। तो जो 2 पॉइंट इधर गए और 2 पॉइंट और आगे जाएंगे तो 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये होगी 10⁻⁻⁴, 100 से कितनी बार कटे, 4 बार कट हो गया। तो ये जो है इसका आंसर आया 4 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, और जो हमारा टाइम था वो मिनट में था, तो ये हो गया मिनट इनवर्स। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। और इसके बाद अगर आपको इसको सेकंड में निकालना है तो आपको पता है सेकंड में निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, और 60 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको आप कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अब जो हमारा NCERT का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 उसको पढ़ते हैं। तो उसने लिखा है उसमें कि 2A एक रिएक्टेंट है और उससे कोई उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अभिक्रिया A की सांद्रता 10 मिनट बाद 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। चलो, अभिक्रिया का वेग बताना है आपको इसके लिए। तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ऐसे ही जैसे हम पहले से लिखते हुए आ रहे हैं अपने मेथड से। ये रिएक्शन लिखी, T1 टाइम 0 था, तो जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो पहली सांद्रता इसकी कितनी थी, T1, वो थी 0.5 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ नहीं बन रहा था। फिर T2 टाइम आया, 10 मिनट बाद प्रोडक्ट की सांद्रता घट गई, वो रिएक्टेंट की सांद्रता जो है घट गई है, तो प्रोडक्ट जो है कुछ बना होगा। अब अभिक्रिया का आपको जो है औसत वेग निकालना, तो A का औसत वेग निकालते हैं। तो वो क्या होगा, वो होगा कि A2 माइनस के A1 यानी डेल A, और जो कि हमारा फॉर्मुलेशन था पहले ही से ही हमें पता है, A2 माइनस के A1 अपॉन T2 माइनस T1, जिसको डेल्टा T करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वैल्यू फिल कर देते हैं। A देखो, जो हमारा रिएक्टेंट था वो आपके R नहीं है, A है, तो इसलिए A लिखा है, ठीक है। तो हमारा जो A2 है वो है 0.4 लिख दिया, और जो हमारा A1 है वो यहाँ पे कितना है, वो है हमारा 0.5, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर जो T2 है टाइम 2 वो 10 मिनट है, तो उसको लिख दिया, और माइनस के 0, देखो टाइम तो वही लिखा जा रहा है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसकी यहाँ पे कितनी है, 2, तो हम उसको 2 से डिवाइड जरूर करेंगे, क्योंकि ये मैंने वहाँ पे नोट पे भी बताया था आपको, ठीक है। और माइनस का चार्ज, क्योंकि रिएक्टेंट है, ठीक। तो इतना सब कुछ करो, फिर कैलकुलेशन करो ये वाली। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.1 आएगा, वो भी माइनस का साइन के साथ। अब देखो इसके बाद जो है कि इसी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 10 की इसमें 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो गया है, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, 20 कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि इसको जो है 0.1 को मैंने 100 बना लिया। तो 1 पॉइंट तो ये और 2 0 के, तो यानी 3 पहुंच गए, तो 10 की पावर माइनस के 3, 100 बन गया। इससे काटेंगे तो ये 20 से 100 जो है 20 से 5 टाइम कटेगा, तो 5 × 10⁻⁻³ और हमारी जो यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, और टाइम हमारा मिनट में, तो मिनट इनवर्स। तो औसत वेग आ गया हमारा 0.05 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक था, आज के टॉपिक थे ये सारे फर्स्ट लेक्चर के, वे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको कहीं से और जो क्वेश्चन है उनको समझना है, या फिर इसमें कुछ आपको जो टॉपिक जो समझ में ना आया हो उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और चाहिए, तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम की लिंक जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।